हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 53 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 54 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। तो आपका प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वेल्थ ऑफ नेशन पर अपनी आलोचनात्मक बुद्धि लगाई, जबकि स्मिथ ने केवल सूर्य प्रकाश देखा था। मार्क्स ने केवल मानस मंच सज्जा पर व्यक्तिक स्वतंत्रता के अनुविरुद्ध पालन की परछाइयों को पढ़ते देखा। इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। 10 नंबर का आपसे पूछा गया 2016 में। तो आपने उत्तर लिखा है, एडम स्मिथ तथा कार्ल मार्क्स विश्व इतिहास के महान चिंतकों एवं विचारकों में से एक हैं। एडम स्मिथ ने जहां वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखकर पूंजीवादी तथा उपयोगितावादी विचार को आगे बढ़ाया, वहीं कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखकर समाजवादी विचार को भी आगे बढ़ाया। एडम स्मिथ का मानना था कि जिस प्रकार प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, उसी प्रकार बाजार के नियम भी हैं, जो मांग व पूर्ति पर आधारित है। इसलिए बाजार के नियम में बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने वेल्थ ऑफ नेशन में उल्लिखित इसी क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना इस तर्क से किया कि मुक्त व्यापार एवं पूंजीवादी शोषण को जन्म देता है। इसका केंद्र सिर्फ लाभ होता है। इसने शोषण को स्पष्ट करते हुए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत किया और उसने समाज को आर्थिक संबंधों के आधार पर व्यवस्थित किया और आगे चलकर वर्ग संघर्ष की बात कहा। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति व श्रमिक दो वर्ग होते हैं और पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करके ही लाभ कमाते हैं, क्योंकि उत्पादन के सांधों पर पूंजीपति का अधिकार होता है, जबकि उत्पादन व कार्य श्रमिक करते हैं। मेरे विचार से इसमें तो मार्क्स ने समाज को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा और इसी आधार पर अपने विचारों को गढ़ा, पर इनकी सीमाएं भी, जैसे स्मिथ के बताए व्यवस्था में यदि लोकतांत्रिक हस्तक्षेप व हो तो बाजार प्रकृति से होने वाला लाभ न्याय संगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका लाभ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित रह जाएगा। तो वहीं मार्क्स के विचार में सबसे बड़ी सीमा वही विकास को आर्थिक दृष्टि से देखते हैं। इसके विचार में हिंसा की गंध आती है। देखिए, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखना चाहिए मेरे विचार से, ठीक है। आपके विचार को उसने नहीं पूछा है, इसलिए आप इस लाइन को ना लिखें, ठीक। दूसरी बात, आपको इसमें वर्ड लिमिट दी गई है 150 वर्ड, तो आप उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखें। तीसरी बात, आपने जो इतनी भूमिकाएं लिख दी हैं शुरू से लेकर अंत तक, वो नहीं लिखनी है। देखिए, यही तो अंतर होता है कि जब आप ऑप्शनल लिखते हो ना, तो आपका प्रश्न डायरेक्ट होना चाहिए। आप में से जिन लोगों ने मेंस का पेपर देखा होगा, तो मेंस की पेपर की बुकलेट में एक बात लिखी होती है कि आप अपने प्रश्न को जब भी लिखें तो डायरेक्ट लिखें, डिसिप्लिन में लिखें और वर्ड लिमिट को ध्यान में रख कर लिखें। और जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपका चिंतन मौलिक होना चाहिए। क्लियर? ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होगी और आप अपनी स्कूलिंग लाइफ के उस आइडिया को इसमें डाल सकते हो, जैसे भूमिका लिखना, बड़े बड़े उत्तर लिखना, बैकग्राउंड बनाना। इसीलिए वो कहते हैं कि आप अपने प्रश्न के उत्तर को डायरेक्ट लिखें। साथ ही आप देखिए, आपसे 150 वर्ड में पूछा है और अगर आपने 100 वर्ड से भूमिका बनाने में लिख दिया तो विश्लेषण आप कर नहीं पाओगे, फिर आपके उत्तर में नंबर नहीं आएंगे। तभी आप लोग कहोगे कि हमें 50% नंबर क्यों देते हैं और हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं आता। मेन रीज़न तो यही है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रश्न को ही नहीं समझ पाते और वो ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में हमसे जो पूछा गया है केवल वही लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, भले हमें आता है। क्लियर? टू द पॉइंट लिखना है, जिसको हम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं वास्तव में इसको टू द पॉइंट लिखेंगे कैसे। भाई, हमने आलोचना तो कर दी, लेकिन आलोचना का सुधारात्मक क्या है? तो पहले हम इसको इनकोड करते हैं। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वेल्थ ऑफ नेशन पर अपनी आलोचनात्मक बुद्धि लगाई। अब आपको पहले पता हो कि वेल्थ ऑफ नेशन बेसिकली क्या है। ये पूंजीपतियों के समर्थन के लिए एक बुक है जिसे एडम स्मिथ ने लिखी। क्लियर? जबकि स्मिथ ने केवल सूर्य प्रकाश देखा था। अर्थात स्मिथ ने जब अपनी पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसमें अच्छी अच्छी बातें बताई। उसने बताया कि किस प्रकार पूंजीवाद आने से डेवलपमेंट आएगा, आर्थिक विकास होगा, रोजगार सृजन होगा, उत्पादकों को सस्ती लागत पे बेहतरीन वस्तुएं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें उसने बताई। उसी को कहा गया सूर्य प्रकाश। कार्ल मार्क्स ने उन आइडियाज़ के अंदर कमियों को निकाला कि भाई साहब, आर्थिक विकास तो नहीं आ सकता, भाई साहब रोजगार सृजन तो नहीं हो सकता,
और जो रही बात आपकी कि उत्पाद उपभोक्ता को सस्ती वस्तुएं मिलेंगी, बेहतरीन वस्तुएं मिलेंगी कम दाम पे, तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो उसी चीज़ को बस एग्जामिनर ने, या आप कह सकते हो कि थिंकर्स ने, हिस्टोरियन ने अच्छी शब्दावलियों में गढ़ दिया है। समझ गए? आप पूरे प्रश्न को इनकोड करके समझ गए। तो अब आपको ये पता हो कि वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने क्या कहा, तो आप सामान्य रूप से बस 2 लाइन में ये बता दें कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवाद का समर्थन करते हुए ये कहा कि इससे आर्थिक विकास होगा, रोजगार में सृजन होगा, साथ ही उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं कम मूल्य पर मिलेंगी। किंतु गहराई से समाजवादियों ने जब इसका अध्ययन किया तो उसने बताया कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो आपकी पूंजीवादी व्यवस्था है वो शोषण पर आधारित थी, जिसमें व्यक्ति से ज़्यादा पूंजी का महत्व होता था, और पूंजीपति को जो लाभ मिलता था, जो अधिशेष मिलता था, वो उस पर कब्जा कर लेता था, और वो अपने मजदूरों को या अपने श्रमिकों को नहीं देता था, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ता गया। क्लियर? आप ऐसी चीज़ें बता दोगे। फिर आप बताओगे कि रही बात उपभोक्ता की सत्ता की, उसने ये कहा है अपनी बुक में वेल्थ ऑफ नेशन, जब आप पढ़ेंगे उसने कहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन में क्या होगा, सॉरी पूंजीवाद में क्या होगा, कि जो उपभोक्ता है ना उसको एक प्रतियोगितावादी बाजार मिलेगा, अर्थात कंपटीशन पूर्ण बाजार मिलेगा। और उस कंपटीशन में क्या होगा कि भाई एक व्यक्ति 10 रुपए की अपनी चीज़ लाया होगा, एक 15 की लाया होगा, तो उपभोक्ता के पास ये विकल्प होंगे कि वो 10 वाली परचेज करे या 15 वाली, अर्थात कंपटीशन से उपभोक्ता को सस्ते मूल्य में वस्तुएं मिलेंगी। आप एग्जाम्पल देखो कि जब आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसमें कम दाम होंगे, और जब आप अमेज़ोन पे देखते हो तो उसमें 100 से 200 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। क्लियर? ये चीज़ें क्या हैं? ये अलग अलग प्राइस हैं, क्योंकि उनमें दोनों में कंपटीशन रहता है। तो उन कंपटीशन के द्वारा उपभोक्ता इस चीज़ के विकल्प को चुन सकता है, लेकिन ये उस समय स्थिति नहीं थी। समझ गए? मैंने वर्तमान का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप समझ सको कि वास्तव में क्या कहना चाह रहा था मार्क्स और अन्य समाजवादी। ठीक? तो हुआ क्या कि उनको ऐसा विकल्प मिला नहीं। इसके अलावा स्थिति विपरीत हो गई। विपरीत क्या? कि एक तो जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात आई तो उपभोक्ता और उत्पादक के मध्य सीधा संबंध ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाजार इतना बड़ा हो गया कि उपभोक्ता वहाँ डायरेक्ट जाकर ले ही नहीं सकता था। डायरेक्ट जैसे आप क्या होलसेल से कोई माल परचेज करते हो, मान लीजिए कोई बिस्किट फैक्ट्री में बन रहा है, तो क्या आप फैक्ट्री से एक पैकेट बिस्किट लेने जाते हो? नहीं, वो कई माध्यमों से आकर रिटेल के पास, सब होलसेलर के पास, तब आपको मिलता है। क्लियर? तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इसमें रोल प्ले करता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग। ब्रांडिंग और पैकेजिंग ही ये डिसाइड करते हैं वास्तव में उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है, और उस प्रोडक्ट की जो स्थिति है वो बाज़ार में कैसी रहेगी। जब ब्रांडिंग अच्छी होती है, पैकेजिंग अच्छी होती है, तो लोग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा परचेज करते हैं। इसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे समय रहते अपनी उस क्वालिटी को डाउन कर लेगा, और उसकी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो चुकी होगी। तो जो उपभोक्ता हैं उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, अर्थात वो विकल्पहीन की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे आप देखोगे कि पहले जियो ने क्या किया, ऑप्शन दिया सस्ते रेट पे कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। जब उसने सस्ते रेट पे प्रोवाइड करा दिया तो क्या हुआ कि बाज़ार के अन्य सारे जो स्टेक होल्डर, एयरटेल, आइडिया, वोडा, ये समाप्त होने लगे, और जियो ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। लेकिन ये पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाए। अगर सोचो पूरी तरह समाप्त हो जाते तो जियो का प्लान आपको जो अभी मिल रहा है इससे और महंगा मिलता। लेकिन हुआ क्या कि बाज़ार स्टैब्लिश बनी रही। क्लियर? अब क्या किया जियो ने, आपके प्राइस बढ़ा दिए, अर्थात अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली। और एक और चीज़ देखिए कि अब मोबाइल कंपनियों ने एक कार्टेल बना लिया कि पहले जो हम अनलिमिटेड जो डाटा देते थे, या जो अनलिमिटेड कॉलिंग देते थे, कि अगर आप रिचार्ज ज़ीरो बैलेंस का भी रखते हो तब भी आपकी इनकमिंग कॉल्स बंद नहीं होंगी। बट अब क्या हुआ, इनकमिंग कॉल्स आपको अगर कराना है तो आपको अपना एक न्यूनतम रिचार्ज रखना ही पड़ेगा। क्लियर? ये क्या है? ये एक तरीके का कार्टेल सिस्टम है, जिससे वो अपने आधिपत्य को श्योर कर रहे हैं। समझ गए? तो वर्तमान संदर्भ से तो ये चीज़ें बनी रहीं। जब ये चीज़ें बनी रहीं तो उपभोक्ता के पास क्या कोई विकल्प बचा? नहीं बचा। अब जब विकल्प ही नहीं बचा तो वेल्थ ऑफ नेशन का जो कॉन्सेप्ट था वही डाइल्यूट हो गया। समझ गए? तो इस चीज़ को मार्क्स ने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई साहब कैसे
आपका जो उपभोक्ता के लिए विकल्प की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन लिखते वक्त एडम स्मिथ ने जिस सूर्य प्रकाश को देखा था, जिस अच्छी बातों को देखा था, और उसने व्यक्तिक स्वतंत्रता की उन अनवरुद्ध बातों को नहीं देखा था जिसे कार्ल मार्क्स ने आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, तो वो क्या थी वो आपको बस यहाँ बताना था। क्लियर? तो आप समझ गए कि किस प्रकार वास्तव में हमें इस उत्तर को गढ़ना है। समझ गए ना? तो आपको वास्तव में ऐसे लिखना है और आपका ये 150 वर्ड में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, जब हम काफ़ी सारी भूमिकाएं लिख देते हैं ना तो मज़ा नहीं आता, एग्जामिनर को ये सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। और वैसे भी आपको रिपीट नहीं करना है, आपको कम वर्ड्स में अच्छे उत्तर को गढ़ना है और इसके लिए आपको टू द पॉइंट चीज़ें पता होनी चाहिए। आप डायरेक्ट प्रश्न को ही एक्सप्लेन किया करो, उसे विश्लेषित किया करो और फिर जाकर एक तर्क और तथ्य के माध्यम से अपना एक निष्कर्ष दिया करो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।